मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, आप दाहिनी ओर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम देखेंगे 8वां पाठ उद्योग और व्यापार भाग 2 यानी इंडस्ट्री एंड ट्रेड पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले उद्योग और व्यापार भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं उद्योग और व्यापार भाग 2 यानी इंडस्ट्री एंड ट्रेड पार्ट 2। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस उद्योग तथा व्यापार की बात करेंगे। बच्चों, हम आपको थोड़ा सा याद दिलाएं। इस बच्चों, हमने पार्ट 1 में उद्योग तथा व्यापार पार्ट 1 में भारत के प्रमुख उद्योगों की चर्चा की थी। चाहे वस्त्र उद्योग की बात करें, रेशम उद्योग की बात करें, पटसन उद्योग की बात की थी, हस्तशिल्प, वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, नमक उद्योग, साइकिल उद्योग, खादी तथा ग्राम उद्योग की चर्चा पार्ट 1 में कर चुके हैं। ओके बच्चों, तो आज पार्ट 2 में हम शुरुआत करेंगे। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। कृषि उद्योग की बात सबसे पहले करेंगे यानी एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो कृषि उद्योग की हम बात करेंगे। भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है। इस बच्चों, अगर भारत की इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग की बात करें, कृषि उद्योग की बात करें, तो भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से, अगर जब हम बात करते हैं पारंपरिक पद्धति से, तो आप देख सकते हैं ये पारंपरिक पद्धति से बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से, ये बच्चों पारंपरिक ढंग से था, धीरे धीरे ये भारत में भी अगर यंत्रों की बात करें बच्चों, आधुनिक पद्धति की बात करें, तो आधुनिक पद्धति का उपयोग भी तेजी से अब बढ़ने लगा है। ये हमें ध्यान रखना है। भारत में 70% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में 70% लोग यानी भारत की 70% आबादी अभी भी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। ये हमें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, ये सब जब बात करें कि कृषि कार्य और कृषि उत्पादन पर 70% जो समाज है अभी भी निर्भर है। और कृषि उद्योगों में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी योगदान देख सकते हैं। यानी बच्चों, पुरुषों के साथ महिलाएं भी कृषि क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों में चलता है। बच्चों, खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती हैं। अगर हम बात करें इसी संदर्भ में, जब फसलों की बात करते हैं तो हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, चाहे गेहूं की बात करें, चावल यानी धान की खेती आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें चावल की यानी गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, ज्वार की बात करें, या दाल की बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर हम दाल की बात करें, तो तूर दाल जिसे अरहर भी बोलते हैं, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके साथ बच्चों बात करें तो कपास और गन्ना पर प्रक्रिया कर कपड़ा और शक्कर के उद्योग भी चलते हैं। बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं कृषि उद्योग की, एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। बच्चों, अगर हम बात करें कृषि से ही फलों और साग सब्जियों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर साग सब्जियों की बात करें तो साग सब्जियों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है और वर्तमान में इन पर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। बच्चों, हम अगर बात करें प्रोसेसिंग की, प्रक्रिया की, तो वर्तमान समय में इस प्रक्रिया पर करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। कृषि से मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। बच्चों, तो इसलिए किसानों को मदद की जाती है, उनको ऋण दिया जाता है
चाहे ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हो या सहकारी संस्थाएं हैं, उसके द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजना, कृषि सैर और किसान सम्मेलन जैसी योजनाएं आयोजित की जाती हैं, ये किसानों की मदद के लिए। तो इस तरह से कृषि व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं। तो जहां कृषि व्यवसाय के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए हमने बात की ग्रामीण विकास बैंक व सहकारी बैंक इसके लिए मदद करती है। ओके बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम कृषि उद्योग की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस कृषि औजारों की बात करें, इसमें बीजों और खादों की आपूर्ति भी की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण, यानी बच्चों मिट्टी के परीक्षण की बात करें, या फलोद्यान की बात करें, या विभिन्न प्रकार के फलों की बात करें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो फलोद्यान नर्सरी हो, यस बच्चों, तो नर्सरी की अगर हम बात करें, या बच्चों हम बात करें इसी क्रम में अगर हम बात करें, तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें विविध प्रकार के, जैसे गाय भैंस की बात करें या भेड़ बकरियों की बात करें, इस तरह का मुर्गी पालन की बात करें, बकरी पालन की बात करें, इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे मुर्गी पालन की बात करें या बकरी पालन की बात करें या गाय भैंस की बात करें या दुग्ध व्यवसाय की अगर बात करिए, तो गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और बच्चों इसी संदर्भ में जैसा कि अभी हमने कहा कि जब हम बात करते हैं यस, तो कृषि उद्योग की अगर बात करें, तो यस बच्चों यहाँ पर यस अगर हम बात करें, जो उत्पादित माल है उसके संग्रह है, तो गोदाम माने वेयर हाउस निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो भारत में बच्चों खाद्यान्न उत्पादन और फसल उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है। और भारत में अगर बात करें बच्चों टपक सिंचन, तो जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों टपक सिंचन, तो इस तरह से टपक सिंचन और जैविक कृषि की बात करें इस बच्चों, तो भारत में टपक सिंचन और जैविक कृषि जैसी आधुनिक पद्धति से खेती की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों भारत सरकार की जो नीति है इसकी हम चर्चा, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति अवधि में कागज उद्योग, इस बच्चों भारत सरकार की नीति की बात करें, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो बच्चों हम बात करें अगर भारत की पॉलिसी की बात करें, हमने देखा कि किस तरह से जो चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, उसमें कागज उद्योग, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र उद्योग आदि उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। और बच्चों वर्ष 1970 की बात करें, वर्ष 1970 की औद्योगिक नीति की बात करें, यस, तो वर्ष 1970 की औद्योगिक नीति जो अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखाने भारी उद्योग में शामिल की गई। यस, तो 1970 की जो नीति आई, उस नीति के अनुसार जो औद्योगिक नीति थी उसके अनुसार 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले सभी कारखानों को बच्चों भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, ऐसे सेक्टर, ऐसे क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। राइट, ध्यान रखिए कितना, 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले सभी कारखानों को भारी उद्योग क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। तो बच्चों इस तरह की योजना सरकार की नीति क्या थी, ये कब निर्धारित किया गया, 1970 में। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से निश्चित किया गया। और बच्चों इसी क्रम में अगर हम बात करें सरकारी क्षेत्र की बात करें यानी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, यस, तो वर्ष 1972 सहकारी क्षेत्र, अगर सरकारी क्षेत्र के लिए जो आरक्षित न रखते हुए भारी उद्योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थानों और विदेशी कंपनियों को देना भी निश्चित किया गया। और बच्चों इसी नीति के अनुसार वर्ष 1972 में, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए। यानी 1972 के अंत तक सरकारी पंजीकरण जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों, उस कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग
जो है रजिस्टर्ड ये हुए, यानी पंजीकृत किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों खनिज संसाधनों की बात करेंगे, यानी मिनरल वेल्थ की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब खनिज संसाधनों की बात करें इस तो देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला, इस बच्चों देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की उपलब्धता का बड़ा योगदान होता है। और हमारे देश में लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। राइट बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। इस बच्चों तो हम बात करें लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मिनरल वेल्थ की बात करें, यानी खनिज संसाधन की बात कर रहे हैं। उससे संबंधित कुछ चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों हम बात करेंगे वन संसाधन की, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे। इस बच्चों अगर वन संसाधन की बात करें तो वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हुए हैं। इस बच्चों अगर हम वन संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें तो वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हैं। तो वन संसाधन से संबंधित तमाम चित्रों को आप देख पा रहे हैं बच्चों। यानी वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्थानीय लोग कर रहे हैं। निर्माण कार्य, कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधि वनस्पतियां, या बात करें शहद की बात करें तो स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं, चाहे रेशम की बात करें या कागज की बात करें, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों यहाँ रेशम की अगर बात करें, इसके अलावा यहाँ पर शहद को आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इसी तरह से हम बात करें माचिस की या औषधीय वनस्पतियों की बात करें या लाख रंग काम के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री आदि उद्योगों के लिए वन आवश्यक है। इस बच्चों तो वनों का महत्व यहाँ पर समझा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी संदर्भ में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करें मत्स्य उद्योग की, यानी फिशरीज की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये हम बात करें नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी एवं सागरी जल से मिलने वाली मछलियों से मत्स्योत्पादन होता है। मत्स्योत्पादन मतलब मछली का उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों, अगर हम मत्स्य उत्पादन की बात करें, मछली के उत्पादन की बात करें तो ये बच्चों मछलियाँ जो मिलती है उसका उत्पादन किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर नदी, नहर, तालाब और सरोवर जैसे मीठे पानी यहाँ तो, और इसके अलावा सागरी जल जो कि खारा होता है बच्चों, ये सागरी जल से मिलने वाली मछलियों से मत्स्य उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन होता है। और बच्चों अगर मत्स्य उत्पादन की बात करें, मछली के उत्पादन की बात करें तो इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का विकास तथा मत्स्य बीज केंद्र बनाए गए। मत्स्य बीज बच्चों जहाँ पर छोटे छोटे अगर बच्चों की बात करें उनका पालन किया जाता है मछलियों के, और इसके बाद वही मत्स्य बीज जो है फिर बड़े बड़े तालाबों की बात करें या नदियों की बात करें जहाँ पर उसे विकसित करना है बच्चों, वहाँ पर उन्हें फिर जो है बढ़ने के लिए उन्हें अवसर दिया जाता है और इस तरह से मत्स्य व्यवसाय आगे बढ़ता है। तो ये मत्स्य बीज केंद्रों की हम बात करें तो इस तरह से मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र भी तैयार किए गए। अगर किसी को इस उद्योग में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वह प्रशिक्षण प्राप्त करके और वह इस उद्योग को, इस उद्योग धंधे में जो है वो प्रयास कर सकता है। किस बच्चों, तो इस तरह से मत्स्य उद्योग धंधों की हम बात कर रहे हैं, मत्स्य उद्योग की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों पर्यटन उद्योग की बात करें यानी टूरिज्म की बात करेंगे। तो बच्चों भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। तो बच्चों अगर बात करें भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। और बच्चों अगर आप देखें भारत में राइट तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उन तमाम चित्रों की बात करें, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सब भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में ये शामिल है। तमाम आप देश के कोने कोने की अगर बात करें बच्चों, ये
तो आप देख सकते हैं भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जब बात करें तो देश के कोने कोने में विविध धर्मों के प्रार्थना स्थलों की बात करें, तीर्थस्थली की बात करें, नदियों के संगम की बात करें, चाहे किलों की बात करें और गुफाओं की बात करें, इसके लिए देश विदेश के नागरिक भारत में पर्यटन हेतु वर्ष भर आते रहते हैं। पर्यटन विकास निगम, तो बच्चों इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम बनाया गया है। तो पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए आवास और यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और इन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय बड़ी मात्रा में चलता है। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर विविध प्रकार के अगर पर्यटन, भारत में जो पर्यटन स्थल हैं इनको देखने के लिए तमाम विदेशी सैलानी आते हैं और इससे हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है भारत का, ये बच्चों भारत का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इससे फलता फूलता है और आगे बढ़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों अगर हम बात करें पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों में मार्गदर्शक भी, जो गाइड करने वाले लोग होते हैं, इसके बारे में बताने के लिए, इसके चाहे हिस्ट्री की बात करें या इसकी क्या विशेषता है, इसके लिए गाइड भी या जो मार्गदर्शक होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। कुछ दुर्गम स्थलों तक वाहन पहुंच नहीं सकते, उन स्थलों पर वहां के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करते हैं, इससे भी रोजगार का निर्माण होता है। यस, तो ऐसे ऐसे स्थान हैं जो बहुत ऊंचाई पर हैं, पर्वतीय क्षेत्र पर हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये स्थानीय लोग जो है मदद करते हैं और इसके बदले में उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। तो इस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि इससे रोजगार का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चों इस पर्यटन का उद्योग भारत में बढ़ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे व्यापार आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। बच्चों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बच्चों भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य और रस और औषधियों का आयात किया जाता है। तो बच्चों हम बात करें ये लोहा, खनिज तेल, खाद्य और औषधियों का आयात किया जाता है। आयात का मतलब बच्चों इंपोर्ट यानी भारत में मंगाया जाता है। इस बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। तो भारत के निर्यात में इस बच्चों अगर भारत के निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो भारत में जो निर्यात किया जाता है बच्चों चाय, कॉफ़ी व मसाले के पदार्थ शामिल हैं। तो बच्चों भारत से चाय बड़ी मात्रा में, कॉफ़ी व मसाले ये जो है निर्यात की बात करें तो यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो बच्चों जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमने अभी देखा कि किस तरह से 1951 की हम बात करें, वर्ष 1951 में योजना प्रारंभ हुई। इस बच्चों हम व्यापार आयात निर्यात की बात कर रहे हैं। वर्ष 1951 में योजना प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा। इस बच्चों हमने चर्चा की कि भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य और औषधियों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, ये हमने देखा। उसी के साथ साथ बच्चों भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा दिया गया। इस बच्चों तो इस तरह से जो उद्देश्य था कि भारत में जो है अगर निर्यात पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो ये बच्चों तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या 1947 के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इस बच्चों जब हम तमाम वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश को करेंगे तो उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इस उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा यानी एक्सपोर्ट को, जब हम बात करते हैं निर्यात की यानी एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। और इसमें हमने देखा बच्चों चाय, कॉफ़ी या मसाले के पदार्थ, इसके अलावा बच्चों बात करें भारत से सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का जो है निर्यात किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो बच्चों हम निर्यात की बात कर रहे हैं और बच्चों हमने जिस चर्चा की थी आयात के संदर्भ में भी, तो उसको भी हमने देखा था कि बड़ी मात्रा में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल और खाद्य तथा औषधियाँ इसे हमारे देश में आयात किया जाता है यानी इम्पोर्ट किया जाता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम आंतरिक व्यापार की बात करेंगे, इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे।
तो भारत का व्यापार, अगर आंतरिक व्यापार की बात करें, इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो ये भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क और विमान मार्ग से चलता है। जिस बच्चों अगर हम बात करें भारत का आंतरिक व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। इस बच्चों अगर हम बात करें जिस भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क और विमान मार्ग से किया जाता है, तो बच्चों मुंबई, कोलकाता जो अगर प्रमुख बंदरगाहों की बात करें, तो बच्चों स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं, ये चाहे मुंबई की बात करें यस, या बच्चों हम बात करें कोलकाता की, तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम बात करें यस कोचीन की, इसके अलावा हम बात करें बच्चों चेन्नई की, राइट। तो ये जो यस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो अगर हम बात करें बच्चों, तो ये ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ से आंतरिक व्यापार किया जाता है। आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूँ, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश होता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत के आंतरिक व्यापार की बात कर रहे हैं। तो देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है, यस, और रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए संक्षेप में अगर ये कहा जाए कि देश की प्रगति में इससे सहायता होती है। तो बच्चों इस तरह से अगर हम व्यापार की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो इस अगर उद्योग धंधों का विकास होता है तो निश्चित रूप से उद्योग धंधों के विकास होने से लोगों को रोजगार मिलता है और इसके साथ ही देश विकास की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए उद्योग धंधों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए देश में उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए जिस अगर सरकार की बात करें, सरकार भी इसके लिए प्रयासरत रहती है। तो इस तरह से उद्योग धंधे में होने वाले विकास के कारण लोगों का जीवन और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है, इससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। इस तरह से रोजगार के अधिक अवसर इससे उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए देश की अगर प्रगति की बात करें तो उद्योग धंधे जो इंडस्ट्री है बच्चों, इस देश की प्रगति में इनकी इससे सहायता मिलती है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो पार्ट 2 की अगर बात करें, पार्ट 2 में हमने देखा यानी उद्योग तथा व्यापार में पार्ट 2 में जो हमने अध्ययन किया, यस, तो बच्चों पार्ट 2 में हमने अध्ययन किया कृषि उद्योगों की बात हमने की, हमने भारत सरकार की नीति को देखा, हमने खनिज संसाधन को देखा, वन संसाधन, मत्स्य उद्योग, पर्यटन उद्योग, वाहन आयात निर्यात यानी जो व्यापार आयात और निर्यात की हमने बात की, तथा हमने इंटरनल जो ट्रेड है यानी आंतरिक व्यापार की चर्चा की। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस पार्ट 2 को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम अभ्यास कर लेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से करना है। तो चलिए बच्चों, आपके सामने दिया हुआ है वर्ष, रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान सोचना है। इस की औद्योगिक नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले सभी कारखानों को भारी उद्योग क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। तो बच्चों आपको विकल्प मिलते हैं 4, 1870, 1970, 1980 या 2018। 4 विकल्प आपके पास है, यानी किस वर्ष ये जो निर्णय लिया गया, तो आपको इसमें से 4 विकल्प जो दिए गए हैं 1870, 1970, 1980 या 2018। यस, तो इसमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल उचित है, उपयुक्त है, उसको चुन करके और आपको यहाँ पे लिखना है। इस बच्चों, तो वर्ष किसके अनुसार, यस, इसकी औद्योगिक नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले सभी कारखानों को भारी उद्योग क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, चलिए सही विकल्प है 1970 यानी 1970। तो ये जो दूसरा विकल्प है ये आपका सही उत्तर है, सही विकल्प है 1970। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख करके और पूरा करके बच्चों परीक्षा में लिख देना है। वर्ष 1970 की औद्योगिक नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले सभी कारखानों को भारी उद्योग में लाना निश्चित किया गया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देख लेते हैं।
तो ध्यान से देखिए बच्चों, आगे है रिक्त स्थान के पूर्ति कोष्टक के उचित विकल्प से कीजिए। वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ये रिक्त स्थान के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए हैं। तो बच्चों आपको विकल्प मिलते हैं 4, 1872, 1972, 2017 और 1672। यस बच्चों, 1872, 1972, 2017 और 1672, 4 विकल्प आपको मिलते हैं। तो आपको सोचना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल उपयुक्त है, सही विकल्प है। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। यस, तो सही विकल्प है 1972, 1972। यानी बच्चों यहाँ पे ये जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको लिख करके वाक्य को पूरा करना है। वर्ष 1972 के अंत तक इस सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है, यानी जो ये प्रश्न का प्रकार अलग है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। तो बच्चों पहला कथन दिया है, भारत में 10% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। राइट, याद कीजिए बच्चों, भारत में 10% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है बच्चों आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि भारत में 10% यानी 100% में केवल 10% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्या ये कथन सही है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों, तो ये कथन सत्य है या असत्य? आपने तुरंत पहचान लिया होगा, ये कथन असत्य है यानी गलत है। तो सही क्या है? यस बच्चों, यानी 10% नहीं तो फिर कितना है आपको याद आ गया होगा। तो इसे आपको सत्य करके लिखना है, यानी कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो सत्य करके इस तरह से लिखना है बच्चों, सत्य कथन, भारत में 70% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो क्या लिखना है? भारत में 10 की जगह 70 लिखना है। 70% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस तरह से कथन आपको सही करके लिख देना है। कितना प्रतिशत बच्चों? 70%। ध्यान रखिए, 70% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बच्चों आगे बढ़ लेंगे इसी क्रम में। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हैं। ये कथन सत्य है या असत्य? मुझे लगता है आपने पहचान लिया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस, आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अंतिम कथन ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य? अगर कथन असत्य है तो आपको सत्य करके लिखना है। तो कथन है बच्चों, भारत के निर्यात में चाय, कॉफ़ी व मसाले के पदार्थ शामिल हैं। तो बच्चों याद कीजिए, जब हम निर्यात की बात करें यानी एक्सपोर्ट की बात करें, तो क्या भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी इनका निर्यात किया जाता है चाय, कॉफ़ी व मसाले के पदार्थ? तो बच्चों इसकी भी हमने चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि भारत के निर्यात में चाय, कॉफ़ी व मसाले के पदार्थ शामिल हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों इस पाठ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। यानी हम बच्चों उद्योग तथा व्यापार की बात करें, इस उद्योग और व्यापार पार्ट 2 को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। ओके बच्चों, तो खूब परिश्रम करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।